Hello everyone and welcome back to my channel Crystallizing Ideas. In today's video I am going to start the new blog, that is blog number 5, Marxist View of Literature, and I am going to cover the unit number 1, Marxism and Literature. So without much delay, let's start the video. सो गाइस मार्क्सिज्म आखिर है क्या? मार्क्सिज्म एक थियरी है जिसको कार्ल मार्क्स ने दिया था. ये थियरी बात करती है अबाउट द स्ट्रगल बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड वर्किंग क्लास. तो कार्ल मार्क्स मानते थे कि ये जो पावर रिलेशनशिप है कैपिटलिस्ट एंड वर्किंग क्लास में, ये एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर है. गरीबों को एक्सप्लॉयट करती है ये कैपिटलिस्ट, और यही चीज़ क्लास कॉन्फ्लिक्ट को भी ना चाहते हुए जन्म देती है. लेकिन मार्क्सिज्म का लिटरेचर के साथ क्या कनेक्शन है, या इन अदर वर्ड्स मार्क्सिज्म लिटरेचर में क्या रोल प्ले करती है, अब इसको समझ लेते हैं. तो मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म क्लास, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, पावर रिलेशंस को दर्शाती है सोसाइटी में. एक सोसाइटी में क्या क्लास है, क्या क्या क्लास है, उनमें क्या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, कौन सी क्लास पावर रिलेशंस को पावर जो है डोमिनेट कर रही है, ये सारी चीज़ें मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म दर्शाती है. तो मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म एक रीडर को एक टेक्स्ट में रोल ऑफ क्लास क्या है उस पर फोकस करने में हेल्प करती है. कुछ नोवेल्स वर्क्स जैसे हार्ट ऑफ डार्कनेस, थिंग्स फॉल अपार्ट, ऐसे वर्क्स में मार्क्सिस्ट थियरी अपना व्यू पॉइंट रखते हैं. या यूँ कह सकते हैं कि हम इन टेक्स्ट को एनालाइज कर सकते हैं कीपिंग इन माइंड द मार्क्सिस्ट थियरी ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट. Beginning our session with our main topic, that is Marxism and literary criticism. So let's begin. तो कार्ल मार्क्स ने जो थियरीज़ दी थी उन सभी थियरीज़ को माइंड में रखते हुए जो मार्क्सिज्म है, मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म है, वो ये मानते हैं कि जो सोसाइटी में जितनी भी चीज़ें हैं जैसे कि फैमिलीज़ है, स्पोर्ट्स, हेल्थ केयर सिस्टम, रिलीजन्स, ये सारी चीज़ें किस तरीके से वर्क कर रही है, लोगों की विचारधाराएँ कैसी है, आइडियोलॉजीज़ क्या क्या है, ये सारी चीज़ें जो एक राइटर है वो अपने काम में, अपने लिटरेरी वर्क में रिफ्लेक्ट करता है. वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन सभी चीज़ों को अपने वर्क में पोर्ट्रे करता है. तो मार्क्सिस्ट ये मानती है कि जो ऑथर है उसकी आइडियोलॉजीज़ कैसी है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसका इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, वो रिच है, पुअर है, कहाँ से आया है, वो सारी चीज़ें जो उसकी आइडियोलॉजीज़, उसकी विचारधारा बनाती है, वो सारी चीज़ें मिल के एक जो लिटरेरी वर्क है वो क्रिएट होता है. और लिटरेचर अपने आप में एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जिसका अपना एक आइडियोलॉजिकल फंक्शन. एक बहुत इंटरेस्टिंग बात नोटिस करने वाली ये है कि मार्क्सिस्ट इस बात को बिलीव नहीं करती कि जो लिटरेचर है ये डिवाइन इंस्पिरेशन से बनता है, या मतलब जिसमें ये माना जाता है कि जो इमेजिनेशन है वो एक डिवाइन इंस्पिरेशन है जिसकी मदद से जो राइटर है उसने अपनी आर्टिस्टिक एफर्ट से उस वर्क को बनाया है. कहीं से उसको मतलब एक अलौकिक शक्ति ने उसको इंस्पिरेशन दिया है, उस इंस्पिरेशन से वो वर्क बनी है. पर मार्क्सिस्ट जो है वो ये मानते हैं कि टेक्स्ट या तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट या फिर विचारधाराओं से बनी हुई, विचारधाराओं से जो अगर कोई राइटर है वो किसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है और वो चाहता है कि वो सोसाइटी में स्प्रेड हो, उस आइडियोलॉजी से बनती है. मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स के हिसाब से लिटरेचर उस ऑथर का अपना प्लेस जो वो सोसाइटी में होल्ड करता है उसको दिखाती है. क्लास स्ट्रगल के लाइट से ही वो लिटरेचर के टेक्स्ट को जज करते हैं. हालांकि लिटरेचर का क्या रोल है, लिटरेचर का सोसाइटी में क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में कार्ल मार्क्स में डिटेल में कुछ नहीं बताया, लेकिन उन्होंने दो थ्योरीज ज़रूर दी. दो थ्योरीज अबाउट इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म और सोशल सुपर स्ट्रक्चर पे अपने अलग अलग टेक्स्ट में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है. तो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म ये मानता है कि दुनिया में जो कुछ भी एक्टिविटीज़, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट्स हो रही है वो इकोनॉमी पे, पैसों पे बेस करके ही हो रहा है. इकोनॉमी इज़ द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी. ऑल्दो उन्होंने लिटरेचर एंड सोसाइटी के बीच के रिलेशन को डिटेल में नहीं एक्सप्लेन किया, बट वो ये मानते हैं कि लिटरेचर इकोनॉमी से जुड़ी हुई होती है. मार्क्सिस्ट लिटरेरी थ्योरीज स्ट्रांगली फोकस करती है क्लास कॉन्फ्लिक्ट को, और किस तरह लिटरेचर भी इस क्लास डिस्टिंक्शन को रीइंफोर्स करती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है. तो एक किसी भी टेक्स्ट में अगर क्लास कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो वहाँ मार्क्सिस्ट लिटरेरी थ्योरीज का बहुत बड़ा से है.
वैसे तो मार्क्सिस्ट थियरीज ट्रेडिशनल टेक्निक से भी एक लिटरेचर को एनालाइज करती थी, बट वो लिटरेचर के एस्थेटिक कंसर्न्स, जैसे किस तरह राइटर ने खूबसूरती से अपने वर्क को लिखा है, कौन सी लिटरेरी डिवाइस से लिखा है, इसको इग्नोर कर देती थी और सोशल एंड पॉलिटिकल मीनिंग ऑफ लिटरेचर की खोज करती थी। मार्क्सिस्ट थियरीज अक्सर उन ऑथर्स के तरफ सिंपैथेटिक थी जो वर्किंग क्लास से बिलोंग करती थी, जो मतलब इतनी अमीर नहीं थी। जो थियरीज मार्क्सिज्म से निकल के आई है वो एक न्यू वे ऑफ एनालाइजिंग लिटरेचर करने में हेल्प करती है, इकोनॉमी और लिटरेचर के बीच के रिलेशनशिप को समझाने में हेल्प करती है। मार्क्सिस्ट ने जो सोसाइटी और हिस्ट्री को लेकर एनालिसिस किया था, इसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है न्यू हिस्टोरिसिज्म और कल्चरल मटीरियलिज्म पे। ये दोनों एक अलग अलग थियरीज़ है, इन दोनों में मार्क्सिज्म का जो सोसाइटी और हिस्ट्री को लेकर जो एनालिसिस था वो बहुत ही मतलब इन्फ्लुएंस कर देता है इन दोनों थियरीज़ को। ये न्यू हिस्टोरिसिज्म क्या होता है? तो ये एक लिटरेरी थियरी है जो ह्यूमन इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री, मतलब पहले से जो आइडियाज़ थॉट्स ह्यूमन माइंड में आते गए हैं उन सभी को समझने की कोशिश करता है लिटरेचर की हेल्प से। और कल्चरल मटीरियलिज्म ये भी एक थियोरेटिकल मूवमेंट था जो न्यू हिस्टोरिसिज्म के साथ ही आया था। इसी थ्योरी के अकॉर्डिंगली लिटरेचर चाहे किसी भी एज का क्यों ना हो, वो उस टाइम की डोमिनेंट वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है कि उस टाइम में जिस टाइम में उस लिटरेरी वर्क को लिखा गया था उस टाइम में कौन से आइडियाज़, कौन से विचारधाराएं चल रही थी। तो मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स क्वेश्चन रेज करते हैं, जैसे कि क्या ये टेक्स्ट उस सोसाइटी के सोशल वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करती है, क्या ये टेक्स्ट रूलिंग क्लास के प्रोपेगेंडा को एक्सप्रेस करती है, क्या लिटरेचर सोशल नॉर्म्स को चैलेंज करती है। इन सभी क्वेश्चंस को एग्जामिन करती है मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स किसी भी लिटरेचर को पढ़ते टाइम। The next topic is Marxism as opposed to both idealism and mechanical materialism. Guys, ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चंस पहले भी आया हुआ है, और आपको पता है कि इग्नो में क्वेश्चंस भी रिपीट हो जाते हैं कभी कभी, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट दिस टॉपिक इज़ ऑल अबाउट। मार्क्स मानते थे कि मटेरियलिज्म इज़ अबाउट इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि किस तरीके से हम रियल वर्ल्ड, किस तरीके से जो ये रियल वर्ल्ड है ये हमारी ज़िंदगी को इम्पैक्ट करता है, इफ़ेक्ट करता है, और ये भी एक्नॉलेज करना कि किस तरह हम सब साथ मिलकर सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं। आइडियलिज्म एक वर्ड है जो डिस्क्राइब करती है एक यूटोपियन व्यू ऑफ चेंज को, मतलब यूटोपियन मतलब एक ऐसी सोसाइटी बनाना जहाँ हर इंसान एक दूसरे के साथ शांति से रह सके, खुश रह सके, पीसफुल रह सके। तो ऐसा माना जाता है कि आइडियलिस्ट जो थे उनके अनरियलिस्टिक गोल्स थे, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि ऐसा कोई जो यूटोपियन सोसाइटी बन जाए जहाँ सब एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से रह सके। तो इसीलिए जो आइडियलिस्ट थे उनके जो भी गोल्स थे वो बहुत ही एक अनरियलिस्टिक बेसिस पे, गोल्स पे बेस्ड थे। मटेरियलिज्म जो वर्ड है ये डिनोट करता है उन लोगों को जो अपनी ज़मीन जायदाद, अपने पोजीशंस को कुछ ज़्यादा ही वैल्यू करते थे, नॉर्मल लोगों से भी ज़्यादा, मतलब उनको उन पोजीशंस के पीछे भागते थे। पर जब हम ये बोलते हैं कि कार्ल मार्क्स भी एक मटेरियलिस्ट थे, तो तब हम ये नहीं बोलते कि वो वेल्थ के पीछे भागते थे या पोजीशन के पीछे भागते थे। और जब हम ये भी बोलते हैं कि वो एक आइडियलिस्ट भी नहीं थे, तो तब हम ये मीन नहीं करते थे कि वो उनके पास आइडियाज़ नहीं थे अबाउट हाउ टू चेंज द वर्ल्ड। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी में आइडियलिज्म और मटेरियलिज्म के डिफरेंट मीनिंग्स थे। ये दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे जिसकी मदद से लोग इस दुनिया को देखते थे, समझते थे। वही दुनिया जिसमें हम आज भी रहते हैं, जो थोड़ी सी अलग है बट कुछ हद तक वैसी ही है, वही है। तो मटीरियलिस्ट के अकॉर्डिंग दुनिया में जो सारी चीज़ें हैं वो मैटर से बनी हुई होती है, नॉन मैटर का यहाँ पे कुछ नहीं होता है। यहाँ तक कि जो इंसान का माइंड है, माइंड में जो आइडियाज़ है, कॉन्सेप्शन है, वो भी मैटर से ही लिए हुए होते हैं, और इंसान का माइंड भी मैटर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्री, एक पेड़ जो कि मैटर है, मैटर से बना हुआ है, इस पेड़ का जो कंसेप्शन है, जो आइडियाज़ है, वो सारे हमें कहाँ से मिले? इस पेड़ को छू के मिले, इस पेड़ से जो एक्सपीरियंसेस है उन एक्सपीरियंसेस को फील करते हुए बने। तो जो आइडियाज़ है, जो सारे कॉन्सेप्शंस है, वो भी हमें मैटर से ही मिले। तो आइडियलिज्म को थोड़ा समझ लेते हैं। आइडियलिज्म में सबसे पॉपुलर आइडिया है द आइडिया ऑफ फ्री विल।
फ्री विल, द आइडिया दैट इंडिविजुअल्स कैन डू एनीथिंग दे सेट देयर माइंड्स टू। मतलब इंसान वो सब कुछ कर सकता है जो उसने एक बार अपने दिमाग में बिठा लिया हो, एक बार ठान लिया हो। इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखकर ये क्लेम किया जा सकता है कि पॉवर्टी को भी इरेडिकेट किया जा सकता है अपने फ्री विल से। अगर कोई बहुत मेहनत करे, पॉवर्टी को भी मतलब जड़ से उखाड़ दिया जा सकता है। पॉवर्टी इस कॉन्टेक्स्ट में कोई सोशल फिनोमेना नहीं है, बल्कि एक पर्सनल चॉइस है। ऐसी थिंकिंग को सबसे फेमस एग्जाम्पल एक फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने ये बोला था कि पीपल वर होमलेस बाय चॉइस। बट उस टाइम पे किसी ने उनको पॉइंट आउट करते हुए, क्रिटिसाइज़ करते हुए ये नहीं बताया कि ये पॉइंट अगर कोई मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी भी बैंकरप्ट हो जाती है तो वो अपने फ्री चॉइस से नहीं होती, फ्री विल से नहीं होती। तो क्या वो अपने चॉइस से मतलब अपने जो डॉलर्स है उनको वापस ले आ सकती है जो खो गई है? नहीं। जबकि बड़े बड़े बिजनेसमैन के माइंड भी उस कंपनी को चला रहे हैं, फिर भी वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है। तो ये चीज़ बाय चॉइस नहीं होती है, एक सोशल फिनोमेना है, इसको ऐसे नहीं उखाड़ा जा सकता। तो ऐसा आइडियलिज़म का मानना था कि मतलब अगर हम अपने फ्री विल से कुछ भी करेंगे तो हम कुछ भी दुनिया भी जीत सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट के बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे कि मार्क्स और फ्रीडरिच एंजल्स है, जो मार्क्स की तरह ही एक जर्मन फ़िलासफ़र थे। उन दोनों ने एक आइडिया का बहुत मजाक उड़ाया था, जो ये मानता था कि हमारी आइडियाज़ ही हमारे रियलिटी को शेप देती है, उसे डिटरमाइन करती है। मतलब हमारे जैसे जैसे आइडियाज़ होंगे उसी के अकॉर्डिंगली हमारी रियलिटी भी वैसी ही बनती जाएगी। इसी आइडिया से इंस्पायर होकर एक बहुत ही बहादुर इंसान ने ये आइडिया दिया था कि लोग पानी में इसलिए डूबते हैं क्योंकि दे वर पोजेस्ड विद द आइडिया ऑफ ग्रेविटी। अगर उन लोगों ने इस ग्रेविटी का आइडिया अपने दिमाग से निकाल दिया तो वो पानी में डूबने से और वाटर की किसी भी डेंजर से दूर रहेंगे। लेकिन फ्री विल के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करने का मतलब ये नहीं कि मार्क्स ने डिटर्मिनिज़म को अपना लिया, डिटर्मिनिज़म को भी नहीं अपनाया। डिटर्मिनिज़म फ्री विल के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अलग है। डिटर्मिनिज़म ये मानती है कि ऑल एक्शंस एंड इवेंट्स रिजल्ट फ्रॉम अदर एक्शंस, इवेंट्स और सिचुएशन, सो पीपल कैन नॉट इन फैक्ट चूज़ व्हाट टू डू। मार्क्स ने अपने आइडिया अगेंस्ट डिटर्मिनिज़म को एक्सप्रेस करते हुए बोला था कि जो मटीरियलिस्ट डॉक्ट्राइन है, जो सेट ऑफ बिलीव्स है, जो ये मानता है कि लोगों की ज़िंदगी उनके सर्कमस्टेंसेस और उनकी अपब्रिंगिंग की वजह से शेप होती है, और अगर कोई इंसान बदला है, चेंज हुआ है, इसका मतलब ये है कि उनके सर्कमस्टेंसेस और उनकी अपब्रिंगिंग भी चेंज हो गई है। लेकिन मटेरियलिस्ट ये फैक्ट बिल्कुल भूल जाती है कि एक इंसान का सर्कमस्टेंसेस वो खुद भी चेंज कर सकता है, उसकी ज़िंदगी वो खुद भी बदल सकता है, ना कि उसकी अपब्रिंगिंग बदली है इसलिए वो चेंज हुआ है, या उसकी सर्कमस्टेंसेस बदली है इसलिए उसकी ज़िंदगी बदल गई है। वो अपने सर्कमस्टेंसेस अपने हाथ से भी बदल सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि वो यहाँ पे फ्री विल की भी बात नहीं कर रहे, जिन्होंने उनको रिजेक्ट किया है, फ्री विल को वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो इसके बदले मार्क्स ये मानते थे कि लोग अपनी कहानी, अपनी हिस्ट्री खुद लिखते हैं, बट वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अपनी हिस्ट्री नहीं लिख सकते। वो उन सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करके अपनी खुद की हिस्ट्री चूज़ नहीं करते, खुद हिस्ट्री नहीं लिख सकते, बट वो उन सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करते हैं जो वो खुद एक्सपीरियंस करते हैं, जो लाइफ उन्हें एक्सपीरियंस करवाती है, उन चीज़ों पे डिपेंड करके वो अपनी हिस्ट्री लिखते हैं। ह्यूमन बिहेवियर अपना शेप उस ह्यूमन के सराउंडिंग से बनाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक छोटा सा बच्चा है, वो एक अमीर घर में बड़ा हो रहा है, तो उसका जो बिहेवियर है वो उसके सराउंडिंग से ही तो बनेगी ना। अब वो अमीर लोग कैसे रहते हैं, उनका कैसा रहन सहन है, उनकी आइडियोलॉजीज़ कैसी है, मैनर्स कैसे है, वो बच्चा वैसे वैसे सीखेगा, वैसे वैसे उसकी ह्यूमन बिहेवियर डेवलप होगी। और जो बच्चा है जिसको इतनी प्रिविलेज नहीं है इन सब चीज़ों को एक्सेस करने के लिए, तो वो उसकी सराउंडिंग, उसके बिहेवियर वैसे वैसे बनेगी। तो हमें सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली नहीं मिल जाती। हर जगह फ्री विल काम नहीं आती है, चाहे वो
अपर क्लास पे हो या लोअर क्लास पे हो, हमारी जो मतलब फ्री विल हर जगह हम यूज़ नहीं कर सकते। खाना जुगाड़ करने के लिए, शेल्टर खोजने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए भी इंसान को कोऑपरेटिवली एक दूसरे के साथ एफ़र्ट लगाना होगा। हमारे सोशल रिलेशंस, क्लास हमारी लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ और लिमिट्स को सेट करती है। अब अगर एक गरीब इंसान है, उसको उसे अपने बच्चे को अच्छे कॉलेज में पढ़ाना है, तो ये उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उसकी ज़िंदगी ने उसके ज़िंदगी पे उसके जो एस्पिरेशंस है उस पे लिमिटेशन सेट कर दी है। तो इसी तरह हमारे सोशल रिलेशंस, हमारी क्लास, हमारी लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ और लिमिटेशंस को सेट कर। आइडियलिस्ट सोसाइटी के जो आइडियाज़ है वो सोसाइटी को बदल ज़रूर सकती है, उसको शेप दे सकती है, बट हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इस आइडिया को मिलियन लोगों ने एक्सेप्ट किया है या नहीं। और अगर एक्सेप्ट कर भी लिया उन लोगों ने, तब भी उनके जो सोशल और मटेरियलिस्टिक कंडीशंस है, उनको वो आइडियाज़ एक्सेप्ट करने दे रहे हैं या नहीं, उस चीज़ पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, दैट इज़ मार्क्सिज्म एज अ वे ऑफ लुकिंग एट द सोशल डेवलपमेंट। सो लोगों का सोशल चेंजेस के साथ क्या रिलेशन है, ये समझने के लिए हम दो मेजर इवेंट्स या हैपनिंग्स जो यूरोप में हुई थी उसको समझने की कोशिश करते हैं। और वो दो इम्पॉर्टेंट हैपनिंग्स है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन सिर्फ एक पॉलिटिकल सिस्टम में ही चेंज नहीं लाता, बट वो पब्लिक बिलीफ में, कल्चर में भी चेंज लाता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जिसने कि एक बहुत बड़ा स्टोन एक साइलेंट लेक पे फेंक दिया हो, और जिससे वो वेव्स निकल के आई, उसने दूर दूर के किनारे तक को हिला के रख दिया हो। लाइफ के कोई भी पॉइंट, कोई भी एस्पेक्ट अनटच नहीं रहे, चाहे वो मिलिट्री हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, फिलॉसफिकल हो या लिटरेचर हो। लोगों का माइंड, उनका थॉट प्रोसेस बिल्कुल बदल गया था इस रेवोल्यूशन की वजह से। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पूरे यूरोप को हिला दिया था। इसने सारे पुराने सड़े हुए ट्रेडिशंस एंड ऑर्डर्स को चैलेंज किया और जड़ से उखाड़ दिया। इस रेवोल्यूशन ने जो न्यू आइडियाज़ निकल के आई थी, इससे वो एक इंस्पिरेशन बन गई, हिम्मत बन गई उनके लिए जो भी यूरोप में सोसाइटी में एक लाइवली बचे हुए थे। बाकी सब तो कैपिटलिस्ट बन गए थे, लेकिन जो लोग होप की अभी भी आशा कर रहे थे, उनके लिए एक इंस्पिरेशन बन गया इस रेवोल्यूशन के जितने भी आइडियाज़ निकल के आए थे। इस रेवोल्यूशन ने जितने भी जाने माने बेस्ट इंटेलेक्ट्स, आर्टिस्ट, राइटर्स, फिलोसफर्स और कंपोजर्स जैसे कैंट, हेजल, बीथोवन, शेली, इन जैसे लोगों को अट्रैक्ट किया था, इंस्पायर किया था। तो जब ये रेवोल्यूशन पुराने होने लगे और ट्रेडिशन और डेली रूटीन के नीचे दबने लगे, तब लोगों के बीच डिसइल्यूशनमेंट, डिसअपॉइंटमेंट होने लग गई उन आइडियाज़ को लेकर। इस रेवोल्यूशन के शुरुआत में तो इसने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी जैसे न्यू आइडियाज़ को जन्म दिए थे, बट फिर से ऑपरेशन आ जाने की वजह से, जो नेपोलियन बोनापार्ट भी लाए थे, इस चीज़ ने उस फ्रेशनेस और लाइवलीनेस को फिर से डल कर दिया। इवन व्हेन जो ओरिजिनल आइडियाज़ जो रेवोल्यूशन लेके आया था वो थोड़ा डल होने लग रहा था, बट फिर भी जो भी वेव्स बची हुई थी उस रेवोल्यूशन वाले, वो ज़िंदा रह गए। ऐसा लगा था जैसे एक नई जनरेशन जग गई है एक सेंचुरी के बहुत लंबे नींद के बाद, और उसने अंगड़ाई ली है। रेवोल्यूशन सोसाइटी को चेंज कर देती है, ये माइंड्स और थॉट प्रोसेस को मोल्ड करती है, शेप देती है। ये चेंज पॉजिटिव भी हो सकती है या नेगेटिव भी हो सकती है। जब न्यू आइडियाज़ की हेल्प से सोसाइटी में चेंजेस आती है तो सोसाइटी आगे की तरफ बढ़ती है। ये चीज़ हम मर्सिलेंटिज्म के पीरियड में भी एज एन एग्जाम्पल देख सकते हैं। जिस टाइम पे कैपिटलिज्म बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, उस टाइम एक स्पिरिट ऑफ ऑप्टिमिज्म भी थी, सोसाइटी में चेयरफुलनेस आ रही थी, डेवलपमेंट्स हो रही थी, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में चेंज आ रही थी। ये चीज़ हम 18th सेंचुरी के इंग्लिश नॉवेल्स में भी देख सकते हैं, इन द वर्क्स ऑफ फील्डिंग, स्टर्न एंड रिचर्डसन। एलिजाबेथन पीरियड में इंग्लैंड का सोशल ऑर्डर भी चेंज हो रहा था, हालात बदलने लगी थी कैपिटलिज्म के आने के बाद, और क्लास स्ट्रगल भी बढ़ने लगे थे। पोइट और ड्रामेटिस्ट क्लास स्ट्रगल को अपने वर्क्स में दिखाने लगे थे। शुरू में बहुत स्लोली
स्टार्ट हुआ था ये, जैसे हम गोल्डस्मिथ के पोएम डेजर्टेड विलेज में वो हॉरर देख सकते हैं जिसमें लोगों को उनके विलेज से, घर से ज़बरदस्ती भगा दिया जाता था कैपिटलिज्म के टाइम। एक तरफ तो कैपिटलिज्म बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ 18th सेंचुरी के लास्ट डेकेड में एक और रेवोल्यूशन का जन्म हो रहा था जिसने ह्यूज इकोनॉमिक एंड सोशल अपहीवल डिस्टर्बेंसेस क्रिएट की थी, और वो थी द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तब लाखों गरीब किसान जो एग्रीकल्चरल लेबर्स थे और उनकी फैमिलीज़ को अपने घर से बेघर कर दिया था और भूख और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा था। तो फ्रेंच में जो रूलिंग क्लास को लेके जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, उसका डर इंग्लैंड में जो रूलिंग क्लास है उनको सता रहा था कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो इंग्लैंड के लोगों को भड़का सकती है। मार्क्स बोलते हैं कि जब जब कैपिटल, पैसा, पावर हिस्ट्री के सीन में आया है तब तब हर तरफ से खून बहे हैं, और ये बिल्कुल सही बात बोली है उन्होंने। तो जो लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे और उनके जो कोल्ड हार्टेड मैनेजर्स होते थे, उनके एक्शंस गरीबों को कितना नुकसान पहुंचाती थी, कितना सफ़र करना पड़ता था उनको, इस बारे में अमीरों ने कभी केयर ही नहीं की। अमीर लोग ही इंग्लैंड के सेंट्रल पावर थे और जो कॉमनर्स थे वो कुछ नहीं थे। इसी तरह स्ट्रगल करते करते एक रेवोल्यूशन का जन्म हुआ जिसने सारी चीज़ें चेंज करने की एक ठान ली थी और कोशिश करी थी। तो इस तरीके से जो रेवोल्यूशंस है ये हमारी सोसाइटीज़ को चेंज कर देती है, हमारा सोशल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है और लोग भी बदलने शुरू हो जाते हैं सोसाइटी के साथ साथ। सो गाइस, दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मैंने यूनिट 1 पूरा कवर कर दिया है। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विच इज़ यूनिट नंबर 2 ऑफ मार्क्सिज्म ऑफ ब्लॉक नंबर 5। थैंक यू फॉर वॉचिंग।